हेलो दोस्तों, आज मैं हाज़िर हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र और प्रपोजल। तो ये इसके पहले वाले वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ ऑफ़र देखा था, और उसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें था कि हाउ कम्युनिकेशन एंड व्हेन द कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीटेड। तो आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द रेवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। और ये जो है ये सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है कि व्हेन द रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल और ऑफर विल बी कम्युनिकेटेड। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनरली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ रेवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल। तो जो मीनिंग ऑफ अ रेवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल एंड ऑफर है, उसका मतलब ये है कि आप ऑफर को एक्सेप्ट होने से पहले रिवोक कर दो। मतलब आपका जो ऑफर दिया है एक्सेप्टर को या जो अपोजिट पार्टी है उसको उसको कब आप रिवोक कर सकते हैं, उसी को हम रेवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल कहते हैं। तो जो रेवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल है वो तभी रिवोक किया जा सकता है, या फिर हम जब प्रपोजल को रिवोक तभी कर सकते हैं जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रहा है, उसके पहले ही हम ये क्या कर दें, ये रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल का लेटर उसको पहुंचा दें। जैसे मान लीजिए कि ए एंड बी हैं, एंड ए ने बी को ऑफर दिया था और बी उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जैसा आप अगर आपको ये समझना है कि रेवोकेशन और प्रपोजल एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होता है, तो आप पुराना वीडियो देखिएगा, उसमें एकदम एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है। तो जब बी एक्सेप्टेंस का लेटर ए को भेजेगा, उसके पहले बी के लेटर को भेजने से पहले ही ए को ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि वो प्रपोजल को रिवोक करना चाहता है। अगर उसके बाद करता है तो वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा और प्रपोजल का रेवोकेशन नहीं हो सकता है। एंड एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड। तो हम लोग सेक्शन 4 में पढ़े थे कि अगेंस्ट द प्रपोजर एंड अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो यहाँ पे ये है कि जो प्रपोजल का रेवोकेशन है वो एक्सेप्टेंस लेटर भेजने से पहले हो सकता है, और एक्सेप्टेंस कब रेवोक हो सकता है, जब बी ने लेटर पोस्ट में डाला था और वो ए तक पहुंचने वाला है। तो बी ने पोस्ट में लेटर डाला तो एक ए बाउंड हो गया था, और जब वो ए तक पहुंचता है तो बी बाउंड हो जाता है। तो एक्सेप्टर के बाउंड होने से पहले अगर बी ने एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने से ए के पास एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने से पहले रेवोकेशन लेटर भेज देता है एक्सेप्टेंस का, तो वो रेवोक हो जाएगा। अदरवाइज जैसे ही बी का एक्सेप्टेंस लेटर ए के नॉलेज में आएगा, उसके बाद एक्सेप्टेंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ये कौन से सेक्शन में है। तो सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज टॉकिंग अबाउट द what is the revocation of a proposal and acceptance. So the proposal may be revoked at any time before the communication of acceptance is completed but not afterward. ओके, और अदर लेकिन उसके बाद वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स ओनली आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर एंड देन बोथ द पार्टीज आर बाउंड बाय द रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। जैसे मान लीजिए ए एंड बी थे, तो कोई भी ऑफर प्रॉमिस या प्रॉमिस बाइंडिंग नेचर का तभी होता है कि ए ने बी को ऑफर किया था, उस ऑफर को बी ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्टेंस लेटर ए के पास आ गया, उसके बाद वो प्रॉमिस बन जाती है। और प्रॉमिस जब कंसिडरेशन के साथ आता है तो एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो रिवोक हो जाता है बिफोर द एक्सेप्टेंस और क्या कहते हैं बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल कब रिवोक हो जाएगा, एक्सेप्टेंस से पहले, और एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो जाएगा, एक्सेप्टेंस लेटर ए तक पहुंचने से पहले। अगर उसके पहले अगर आपने रिवोक कर दिया तो रिवोक हो जाएगा, उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो रिस्पेक्टिव प्रॉमिस बाइंडिंग नेचर का हो जाता है, वो एक इन्फोर्सेबल है अगर, तो वो एग्रीमेंट बदल जाता है। बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इट कैन बी रिवोक्ड। बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑफर के एक्सेप्टेंस होने से पहले बी क्या कर सकता है, उसको रिवोक कर सकता है।
ए क्या कर सकता है, उसको रिवोक कर सकता है ऑफर को एक्सेप्ट होने से पहले, और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होने से पहले बी रिवोक कर सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता, और उसके बाद कभी भी ऑफर रिवोक नहीं होगा। अगर उसके बाद वो होता है तो ब्रीच की डेफिनेशन में आ जाएगा, वो ब्रीच की डेफिनेशन में आ जाएगा, और उसके बाद आपकी बाइंडिंगनेस हो जाती है, आप डैमेजेस के लिए बाइंड हो जाते हो। ठीक है, अब बात आता है एग्जाम्पल कि ए रेजिग्नेशन इज एन ऑफर टू क्विट द कॉस्ट ऑफ द सेम कैन बी विदड्रॉन बिफोर दिस ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब वो क्या करता है कि ऑफर रेजिग्नेशन ऑफर है, वो क्विट करना चाहता है, तो वो बिफोर द विदड्रॉन ऑफ द ऑफर बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जब तक उसको एक्सेप्ट करे उसके पहले उसको विदड्रॉन कर लेना है। ठीक है, बिफोर द एक्सेप्टेंस वो विदड्रॉ कर सकता है। अब बात आती है कि अगर कोई क्या कहते हैं कि ऑक्शन है, तो वो कब विदड्रॉ होगा। तो ऑक्शन तभी विदड्रॉ हो जाता है कि इन केस ऑफ अ सेल बाय ऑक्शन, मतलब अगर वो ऑक्शंस के थ्रू सेल हो रहा है तो द बिड मेड एट द ऑक्शन और ऑफर एंड द हाईएस्ट ऑफर में बी एक्सेप्टेड बाय द ऑक्शनर। तो जैसा आप लोगों को पता है कि जो बिड होता है, जो क्या कहते हैं ऑक्शन होता है, ऑक्शन इज द इनविटेशन टू ऑफर, ओके, और हाईएस्ट ऑफर को वो एक्सेप्ट कर लेता है ऑक्शनर, जो एजेंट होता है, एंड द एंड इन सच केस द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर इज अनाउंसेस द कंप्लीशन ऑफ बाय द फॉल ऑफ द हैमर। और वो जैसे ही वो हैमर मारता है उसके बाद ये मान लिया जाता है कि ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है। वंस द कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज केम इन टू द एग्जिस्टेंस, जैसे कि जो एजेंट अनाउंस करता है दैट इज़ द इन्विटेशन टू ऑफर, और उस इन्विटेशन टू ऑफर को जो एक्सेप्ट कर लेता है या अपनी जो बोली लगाता है वो क्या हो जाता है, ऑफर होता है। और ऑक्शनर जो होता है, जो एजेंट ऑक्शनर है, अगर वो हाईएस्ट बोली पे रेडी हो गया और वो अपना बिड मार दिया तो ऑफर क्या हो जाता है, एक्सेप्टेंस हो जाता है। उसके बाद आप उसके बाद रिवोक नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैन नॉट बी अराइज। ठीक, अब बात आती है कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कैसे कैसे हो सकता है। सो बाय द नोटिस ऑफ रिवोकेशन, बाय द लैप्स ऑफ टाइम, बाय द फेल्योर ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन, एंड बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ द ऑफरर। तो ये सिंपल सी बात है कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर और प्रपोजल कैसे हो सकता है, उसके मोड्स क्या है। तो फर्स्ट वन इज द notice of a revocation. So the proposal may be revoked by the communication of a notice of a revocation by the proposer to the other party। जैसे कि A and B थे, तो A क्या कर सकता है, B को नोटिस दे करके भी रिवोक कर सकता है, एंड उसको कम्युनिकेशन किसके थ्रू भी हो सकता है, या तो डायरेक्टली प्रिंसिपल्स के थ्रू या उसके एजेंट्स के थ्रू भी वो क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है बाय द नोटिस कि वो ऑफर को रिवोक करना चाहता है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस से पहले हो जाना चाहिए। सो ऑन दिस पॉइंट इंग्लिश लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन लॉ। इस पॉइंट पे इंग्लिश लॉ क्या है, इंडियन लॉ से डिफरेंट है, और वो कहता है कि द नोटिस ऑफ रिवोकेशन हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड बाय द प्रपोजर ओनली। और यहाँ पे क्या है कि एजेंट्स के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश लॉ में सिर्फ प्रपोजर ही करेगा। वेयर एज इन इंग्लिश लॉ ऑफर स्टैंड रिवोक इवन दो द ऑफरी कम्स टू नो अबाउट इट थ्रू द सम अदर सोर्सेज एंड नॉट बाय द ऑफरर हिमसेल्फ। इंडिया में क्या है कि सिर्फ प्रपोजर उसको रिवोक करता है, लेकिन इंग्लैंड में ऑफरर के अलावा और पर्सन्स भी रिवोक कर सकते हैं। मैंने इसके पहले उल्टा बोल दिया था। ठीक है, इसके ऑफरर कर सकता है इंडिया में, लेकिन इंग्लैंड में ऑफरर के अलावा ऑफरर और एनी अदर पर्सन्स भी कर सकते हैं उसके बिहाफ पे। दूसरा है बाय द लैप्स ऑफ टाइम। बाय द लैप्स ऑफ टाइम में है कि द प्रपोजल में भी एक्सेप्ट, अगर मान लीजिए किसी कंडीशंस के साथ दिया गया, किसी कंडीशन के साथ नहीं, मतलब अगर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन कर दिया गया है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन कर दिया गया है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उस ऑफ़र को, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वो ऑफ़र रिवोक हो जाता है। तो दैट इज़ द बाय द लैप्स ऑफ टाइम। तो वो स्पेसिफिक टाइम जो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है उसके वो रीजनेबल टाइम अगर कंप्लीट हो जाता है विदाउट द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, देन नो एक्सेप्टेंस विद इन द रीजनेबल टाइम मीन्स इम्प्लाइड रिफ्यूजल ऑफ अ ऑफर। तो उसके थ्रू भी क्या हो जाएगा, ऑफर रिवोक हो जाएगा।
तीसरा है कि बाय द फेलियर टू फुलफिल द कंडीशन, अगर ए ने बी को ऑफर दिया है कि एक पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ कि अगर वो उस कंडीशंस को फुलफिल करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स में आएगा। जैसे कि मान लीजिए ए एंड बी हैं और सी ए की डॉटर है। अब ये कहता है बी से कि अगर आपको 25 साल से पहले जॉब मिल जाती है तब हम आपकी शादी आपको अपनी बेटी से करा देंगे, और एक एग्रीमेंट करता है, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाता है और उसको 25 साल के बाद उसको नौकरी मिलती है या 30 साल के एज में नौकरी मिलती है, तो वो जो कंडीशन था वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से वो एग्रीमेंट भी फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। थर्ड है डेथ और इंसेनिटी ऑफ द ऑफरर। तो दिस इज़ द सिंपल कि जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की, अगर उस पार्टीज़ का ही डेथ हो जाता है, मान लीजिए ए और बी है, ये दोनों के केस में है कि चाहे ए हो या बी हो, ये आप सेक्शन 56 में पढ़ सकते हैं, दैट इज़ द इम्पॉसिबिलिटी कि सब्जेक्ट मैटर या फिर पार्टीज़ की डेथ हो जाती है तो वो ऑफर क्या हो जाता है, रिवोक हो जाता है। सो द ऑफर कैन बी रिवोक्ड बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ इंसेनिटी कम टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर द एक्सेप्टेंस। अगर बिफोर द एक्सेप्टेंस उसके नॉलेज में आ जाता है एक्सेप्टर के, तो वो क्या हो जाएगा, ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। इट मीन्स इफ the fact death or insanity come to the knowledge of the offeree while he accept the offer, it is the valid acceptance and it give a rise to the contractual obligation। तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ए ने बी को दिया था और ए की डेथ हो गई और लेकिन बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो जो ए के हायर हैं, जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस 36 से लेकर के 36 से स्टार्ट होता है, तो उसमें आपको मिलेगा कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उस ऑफर को क्या कर सकते हैं, इन्फोर्समेंट में ला सकते हैं, तो बी बाउंड हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए अगर उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो, ठीक है। अब बात आती है इसके जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। तो जो मैरिड वर्सेस मैरिड का केस है, इसमें क्या है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ है, एंड हस्बैंड एंड वाइफ ने एक बिल्डिंग है, ठीक है, वो बिल्डिंग हस्बैंड का है। हस्बैंड ने मैरिज के बाद उस बिल्डिंग को मॉर्गेज पे रखा था बिल्डिंग सोसाइटी के साथ, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हस्बैंड जो मैट्रिमोनियल होम है उसको छोड़ करके दूसरी वाइफ के साथ, दूसरी फीमेल के साथ रहने जा रहा है, तो वो हस्बैंड एंड वाइफ क्या करता है, हस्बैंड वाइफ से ये बोलता है कि मैं आपको, वाइफ इंटायरली जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा है मॉर्गेज का वो वाइफ पे करेगी, और उसके बाद वो क्या करेगा, वो उसको उस घर का सोल ओनर बना देगा। तो इस केस में मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है कि हस्बैंड एंड वाइफ, भले ही ये लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, जो नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, दैट इज क्रिएटिंग द लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। देयर इज अ इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। और दूसरा केस है कृष्णा वेन्यू कंस्ट्रक्शन वर्सेस XEN पंचायती राज दरासी। तो इस केस में क्या था कि द कोर्ट ने बोला कि ऑफर कंटेनिंग अ प्रॉमिस टू कीप द ऑफर ओपन फॉर अ सर्टेन पीरियड could be withdrawn unless such promise was supported by the consideration, and the condition that the tender cannot be withdrawn before it was accepted is invalid। तो ये क्या हो जाता है, इन सारे ग्राउंड्स पे ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था रेवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।